दोस्तों, रिजल्ट विद आकाश में आप लोग का स्वागत है। मैं आकाश एक संख्या पद्धति पर बहुत कम समय में एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, जिसमें संख्या पद्धति के अधिकतम टॉपिक को कम समय में कवर किया जाएगा। जो यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, सी टेट हुआ, नीट हुआ, एमपी टेट हुआ या वनडे एग्जाम जिसमें संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से हम लोग एक नंबर अपना आराम से, एक या दो नंबर आराम से हम लोग अपना बना लेंगे। जैसे इसमें हम लोग आज बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक के बारे में बात करेंगे। फिर हम पूर्णांक के भाग देखेंगे कि पूर्णांक में धनात्मक क्या होता है, फिर ऋणात्मक क्या होता है, गैर ऋणात्मक क्या होता है, गैर धनात्मक क्या होता है। फिर हम भाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे, अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे, फिर सअभाज्य के बारे में बात करेंगे, फिर परिपूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे, फिर परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे, सम संख्या के बारे में बात करेंगे, विषम संख्या के बारे में बात करेंगे। और सम और विषम संख्या को मिलाकर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद कुछ याद करने वाले बिंदु जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, उसके वर्गों का योगफल, उसके घनों का योगफल, सम संख्या का योग, विषम संख्या के योग के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्या होती है जिसका प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्या होती है जिसका प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। आराम से हम समझेंगे। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिसे हम किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। उसके बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसे हम W से निरूपित करते हैं। तो पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसमें अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या बन जाती है, जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अभी तक हमने दो चीजों को बात किया, एक तो प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे जैसे 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दें, जैसे 0, 1, 2, 3, तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाती है। अब जैसे हम किसी भी एक को देखेंगे एक संख्या के बारे में, तो उसको समझ से फिर हम ऊपर से रिवाइज करेंगे। ऐसे तैयार करने में आराम होता है। जैसे हमने एक पढ़ा प्राकृतिक संख्या, फिर पढ़ा पूर्ण संख्या, तो फिर हमने ऊपर से देखा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ऐसे करने से वीडियो के अंत होते होते हम अपना मोस्टली मतलब अधिकतम इसमें से हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं हम पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक किसे कहते हैं? अभी हमने दो चीज पढ़ा, एक तो प्राकृतिक संख्या पढ़ा, एक पूर्ण संख्या पढ़ा। तो प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। पूर्ण संख्या मतलब कि प्राकृतिक संख्या में अगर हमने जीरो लगा दिया तो पूर्ण संख्या हो गया। अगर इसमें हम ऋणात्मक पूर्णांक लगा दें, -1, -2, -3, तो ये सब हो जाएगा पूर्णांक। अब हम आराम से समझेंगे पूर्णांक में क्या आया। तो एक तो यहाँ से देखिए, पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक का हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि पूर्णांक संख्या वो संख्या है जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक शामिल हो। जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक शामिल हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक के हम भाग देखेंगे। इसमें पूर्णांक के 4 भाग है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक गैर धनात्मक पूर्णांक, एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक। एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक, एक गैर धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या है? धनात्मक पूर्णांक में जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक में -1, -2, -3 डॉट डॉट। वैसे गैर ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब, गैर ऋणात्मक पूर्णांक इसमें कोई भी ऋणात्मक नहीं शामिल होगा, लेकिन जीरो को शामिल कर हम लिखेंगे। जैसे
0 1 2 3 डॉट डॉट। ये हो गया गैर ऋणात्मक, मतलब कि इसमें ऋणात्मक नहीं है। गैर धनात्मक, इसमें कोई धनात्मक संख्या नहीं होगी, लेकिन जीरो को शामिल करके अगर हम लिखेंगे तो इसे हम कह सकते हैं गैर धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। अब अभी तक हमने किस चीज पर बात किया? एक प्राकृतिक संख्या पर बात किया, एक पूर्ण संख्या पर बात किया, एक पूर्णांक पर बात किया। प्राकृतिक संख्या किसे? जिसे हम गिने लिखने में प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट। पूर्ण संख्या किसे? जैसे प्राकृतिक संख्या में हमने जीरो को शामिल कर दिया तो वो पूर्ण संख्या हो गया। वैसे ही पूर्णांक, जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक शामिल हो, पूर्णांक होता है। फिर हमने पूर्णांक का भाग देखा, एक धनात्मक देखा, एक ऋणात्मक देखा, एक गैर ऋणात्मक देखा और एक गैर धनात्मक देखा। उसके बाद हम करेंगे बात भाज्य संख्याओं की बात, कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या उन संख्याओं कहते हैं जिनका एक और अपने अलावा कोई अन्य गुणखंड हो। आराम से, जैसे भाज्य संख्या वह संख्या है जिसका एक और अपने अलावा कोई अन्य गुणखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 एक संख्या है जिसका देखिए एक गुणखंड 1 है, एक गुणखंड 2 है, एक गुणखंड 4 है, तो इसका एक गुणखंड और एक गुणखंड, इसके अलावा एक दूसरा गुणखंड इसका 2 भी है। तो भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका एक और अपने अलावा कोई अन्य गुणखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 6 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया। अभी तक में हमने बात किया है कितने? एक प्राकृतिक संख्या के बारे में बात किया, एक पूर्ण संख्या के बारे में बात किया, एक पूर्णांक के बारे में बात किया। पूर्णांक में फिर हमने इसके भाग देखा, फिर भाज्य संख्या के बारे में बात किया। उसके बाद हम बात करेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका एक और अपने अलावा कोई अन्य गुणखंड नहीं होता है। दोनों में हम अंतर समझेंगे। इसमें एक और अपने भाज्य संख्याओं में एक और इसके अलावा कोई अन्य गुणखंड होगा, और अभाज्य संख्याओं में एक और इसके अलावा कोई अन्य गुणखंड नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, मैंने 3 लिखा, तो इसका एक गुणखंड हो गया 1 और एक हो गया 3। तो यह एक और अपन इसके अलावा कोई अन्य गुणखंड नहीं शामिल है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद देखेंगे स अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। स अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनमें दी गई संख्याओं का मसर या तो 1 होगा, या उन संख्याओं में केवल एक गुणखंड, एक मतलब कि 1 कॉमन होगा। जैसे इसका गुणखंड में 1 आएगा और इसके गुणखंड में 1 आएगा, दोनों यही कॉमन रहेगा और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, उसे हम कहेंगे स अभाज्य संख्या। अब आराम से हम समझेंगे। एक तो हो गया भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक स अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या में एक और उसके अलावा अन्य गुणखंड होगा, वो भाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या में एक और उसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा, वो अभाज्य संख्या होगी। और स अभाज्य संख्या में केवल एक कॉमन होगा, बाकी कोई गुणखंड कॉमन नहीं होगा, या उन संख्याओं का मसर 1 के बराबर होगा। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे परिपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, जिसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या उन संख्याओं कहते हैं जिसका गुणखंड का योग स्वयं उस संख्या के बराबर होता है। देखिए, जैसे परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसका गुणखंड का योग स्वयं उस संख्या के बराबर होता है। जैसे हमने यहाँ पर 2 नंबर लिखा, एक 6 लिखा, तो 6 का गुणखंड लिखेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3। अगर इसे हम जोड़ेंगे तो देखिए इसका एक गुणखंड है 1 + 2 + 3 तक, 1 2 3 3 6। देखिए ये संख्या के बराबर है, तो यह एक परफेक्ट नंबर है। जैसे देखिए 28 है, 28 का अगर हम लिखेंगे तो 1, जैसे 28 का अगर हम लिखेंगे तो जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 28 हो गया। 1 1 का 2 3 3 4 7 7 7 14,
14 14 दूनी का 28, ये इसका गुणाखंड है। अब देखिए हम अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 3 और 4 7, 7 7 14, 14 14 28, तो यह इस संख्या के बराबर हो गई। यह एक परफेक्ट नंबर है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा प्राकृतिक संख्या, हमने सीखा पूर्ण संख्या, हमने सीखा पूर्णांक। पूर्णांक में हमने 4 देखा, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक गैर ऋणात्मक, एक गैर धनात्मक। उसके बाद हमने देखा भाज्य संख्या, फिर अभाज्य संख्या, उसके बाद सअभाज्य संख्या, उसके बाद हमने संपूर्ण संख्या देखा। उसके बाद हम देखेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी वहां 0 नहीं हो सकता है। जैसे देखिए इसका उदाहरण हम देखेंगे परिमेय संख्या का। तो एक तो जितनी प्राकृतिक संख्या है वह एक परिमेय संख्या होती है। जैसे देखिए मान लीजिए 2 3 ये सब प्राकृतिक संख्या है। अगर इसके बाटे में हम 1 दे दें तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे √16 हुआ, यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो हम लिख सकते हैं जैसे 2 3 या 1.5 या √16, ये सब एक परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि अगर इसे हम लिखेंगे तो यह होगा 15/10, जो कि हो जाएगा 3/2। यह भी एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम देखेंगे अब अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में हमने देखा कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √3 हो गया, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। √7 हो गया, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अभी तक हमने 9 संख्याओं को देख लिया, जैसे कि प्राकृतिक संख्या को देखा, पूर्ण संख्या को देखा, फिर पूर्णांक को देखा, फिर भाज्य को देखा, फिर अभाज्य को देखा, फिर सअभाज्य को देखा, फिर संपूर्ण संख्या को देखा, फिर परिमेय संख्या को देखा, फिर अपरिमेय संख्या को देखा। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्या। अभी हमने 9 नंबर और 8 नंबर पर 2 संख्याओं के बारे में पढ़ा है, एक परिमेय संख्या के बारे में और एक अपरिमेय संख्या के। इन दोनों के सम्मिलित संख्या, इन दोनों को मिलाकर जितनी संख्या प्राप्त होती है सब वास्तविक संख्या कहलाती है। इसका मतलब वास्तविक संख्या की परिभाषा हम ये लिख सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं आराम से √3 फिर 2 √6 ऐसे करकर जितनी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। अब हम देखेंगे 11 नंबर पर सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर्स। सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसे हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। एकदम आराम से, सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। जैसे 8 हुआ, 22 हुआ, 36 हुआ, इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये सम संख्या है। उसके बाद नोट में हमने लिखा है ऋणात्मक संख्याएं भी सम संख्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपसे कभी किसी ने बोल दिया कि आप मान लीजिए 8 किया है, तो आपने बोला सम संख्या, फिर उसी टाइम वो बोलते कि -8 किया है, तो आप वहाँ पर घबराए नहीं, ये भी एक सम संख्या है। इसलिए लिखा गया है कि ऋणात्मक संख्याएं भी सम संख्या होती है। उसके बाद देखिए विषम संख्या। विषम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। 2 से अगर उसे हम विभाजित करते हैं तो कोई ना कोई शेषफल प्राप्त होगा, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 23 हुआ, 37 हुआ, डाटा, ये विषम संख्या है। और जैसे ऋणात्मक संख्याएं विषम संख्या होती है, वैसे ही ऋणात्मक संख्याएं भी विषम संख्या होती है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे हमने देखा कि -8 एक सम संख्या है, वैसे ही अगर हम -3 की बात करें तो ये एक विषम संख्या है। अभी तक हमने 12 बिंदुओं पर बात किया जिसमें शामिल है प्राकृतिक संख्या, जिसमें गिनने वाली संख्या 1 2 3 4, फिर पूर्ण संख्या जिसमें 0, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल किया तो पूर्ण संख्या हो गई। फिर पूर्णांक के बारे में देखा, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में अगर हमने ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल कर दिया तो पूर्णांक हो गया। पूर्णांक में फिर 4 देखा, एक धनात्मक पूर्णांक को देखा, फिर एक ऋणात्मक पूर्णांक को समझे, फिर एक गैर ऋणात्मक को, फिर गैर धनात्मक। उसके बाद भाज्य संख्या समझे, उसके बाद अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसमें एक और उसके अलावा कोई अन्य गुणनखंड शामिल होगा, और अभाज्य संख्या में एक और उसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा तो अभाज्य संख्या। उसके बाद अभाज्य देखा हमने, जिसमें केवल
केवल एक गुणनखंड कॉमन होगा जो कि 1 के रूप में होगा। उसके बाद हमने देखा संपूर्ण संख्या, जिसमें संपूर्ण संख्या वो संख्या है जिसका गुणनखंड का योगफल स्वयं उस संख्या के बराबर होती है। उसके बाद हमने देखा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर हमने देखा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वो संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल है। उसके बाद हमने सम संख्या को समझा, विषम संख्या को समझा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर आप ये चार्ट टाइप का थोड़ा सा देख रहे हैं, ये क्या है। कभी कभी एग्जाम में हम लोग से ना सम संख्या और विषम संख्याओं को मिलाकर मतलब कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर इस टेबल को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम आराम से वहाँ से अपना एक नंबर निकाल लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए बाई बी। पहले हम समझते हैं ए बी क्या है। मान लीजिए कि अगर हम कोई संख्या लेते हैं, ए इसका टू मान लीजिए हमने 4 लिया और बी इसका टू मान लीजिए हमने 2 लिया, तो ये क्या है। यहाँ पर ई लिखा, ई का मतलब इवन, इवन का मतलब कि सम संख्या। तो मतलब कि अगर दो सम संख्या को लिया जाए और इनको जोड़ा जाए आपस में तो एक सम संख्या प्राप्त होगा। देखिए जैसे हमने 2 सम संख्या लिया है, एक तो 4 लिया है, एक तो हमने 2 लिया है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो सम संख्या आना चाहिए। देखिए 4 और 4 प्लस 2 = 6 एक सम संख्या। इसका मतलब ये हमारा कंडीशन परिपूर्ण है। उसके बाद देखिए अगर 2 हमने सम संख्या लिया है और दोनों को घटाएंगे तो भी एक सम संख्या ही आना चाहिए। जैसे देखिए 4 - 2 = 6। उसके बाद देखिए अगर 2 हमने सम संख्या लिया है, दोनों को अगर इंटू करेंगे तो भी एक सम संख्या आएगा। जैसे 4 × 2 = 8। उसके बाद देखिए a बटा b, अगर हम सम जैसे हमने 2 सम संख्या ले रखा है, a के स्थान पर 4 और b के स्थान पर 2, तो अगर a बाई b हम करते हैं जैसे 4/2 करते हैं तो 2 एक सम संख्या तो आता है, लेकिन यहाँ पर हमने अनिश्चित लिखा। अनिश्चित का मतलब कि मान बदलता रहता है। जैसे देखिए अभी हमने 4 और 2 पर देखा तो यहाँ तक हमारे सारे समीकरण पूरा हुआ है, लेकिन एक हम और संख्या लेकर आपको ये दिखाते हैं कि हमने अनिश्चित क्यों लिखा। जैसे देखिए अगर a = हम 10 लेते हैं और b = 6 लेते हैं। देखिए a प्लस b जोड़ेंगे तो 10 × 6 = 16, यह एक सम संख्या है। फिर a माइनस b करेंगे तो 10 - 6 = 4, ये भी एक सम संख्या है। अगर a × b करेंगे 10 × 6 = 60 होगा, ये भी एक सम संख्या है। लेकिन देखिए अब यहाँ पर हमारा कंडीशन 10/6 करेंगे तो हमारा 5/3 हो जाएगा, जो कि एक सम संख्या नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अनिश्चित लिया गया है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम एक सम संख्या और एक विषम संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम सम संख्या ले लिए 6 और एक विषम संख्या मान लीजिए हमने 3 ले लिया। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये लिखा है ओ, मतलब कि ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे देखिए 6 और 3 9, जो कि एक ऑड नंबर है। अगर दोनों को घटाएंगे तो भी एक विषम संख्या आएगा। जैसे देखिए 6 - 3 = 3, ये एक विषम संख्या है। अब देखिए a × d करेंगे, जैसे 6 × 3 = 18, यह एक सम संख्या है। तो इस टेबल को आप लोग आराम से बना लीजिएगा, या इस क्वेश्चन को करने के लिए ना अगर आप कभी भी जैसे कि सम संख्या और विषम संख्या जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा उसके अनुसार आप उठा के आराम से यहाँ से अपना क्वेश्चन बना लेंगे। जरूरी नहीं है कि इसको रटना नहीं है, बस अपना मतलब कि आप कोई नंबर लेकर आप यहाँ पर रखते हैं तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। हम यहाँ से अपना नंबर आराम से निकाल देंगे। अभी तक हमने करीब 12 संख्याओं को बात कर लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कुछ याद रखने योग्य। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमको पूछ देता है कभी कभी कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है, या जैसे डायरेक्ट नहीं पूछता है फिर भी इसकी ज़रूरत हमको आगे जब हम सवाल करेंगे उसमें इसका पड़ेगा। ये नहीं है कि जब तक ये पूछेगा तभी इसका काम पड़ेगा। जैसे यहाँ पर प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे लिखा n पोस्ट में n+1/2। इसका मतलब अगर हम प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें तो जैसे लिखा है n+1/2। तो अगर हमको मान लीजिए 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, 10 + 1/2, तो 10 11/2 = 55। इसका मतलब कि यह सूत्र प्रथम का मतलब कि क्रम से है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के मतलब किया 1 से लेकर 10 तक की बात की गई है, तो आराम से हम n+n/2 से अपना काम निकाल देंगे। उसके बाद यह प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल मतलब कि जैसे 1
1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद इसका अगर हमको निकालना होगा तो हमको n कोष्ठ में n+1 कोष्ठ में 2n+1/6 आराम से जैसे देखिए n कोष्ठ में n+1 कोष्ठ में 2n+1/6 इससे हम वर्गों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल निकालना है। तो हमने सूत्र किया है n कोष्ठ में n+1 2n+1/6। तो देखिए यहाँ पर हम 5 रख देंगे, फिर यहाँ पर 5 + 1, उसके बाद 2 × 5 + 1/6। अब देखिए ये 5 हो गया, उसके बाद ये 6 हो जाएगा, उसके बाद ये 10 + 1/2, उसके बाद ये 30 हो जाएगा i × 6। यहाँ पर 6 है, जैसे 10 है 11/6, 11/55। वैसे ही हम आगे देखेंगे प्रथम इन प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल। तो n कोष्ठ में n+1/2 का वर्ग, n कोष्ठ में n+1/2 के कुल वर्ग। इससे हम प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। वैसे दिया प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, जैसे प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n कोष्ठ में n+1, वैसे ही प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n²। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि प्रथम आप 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए, तो आप आराम से 10 + 1 कर सकते हैं, मतलब कि 10 और ये हो जाएगा 11, मतलब कि 110। वैसे ही कोई पूछ दिया कि आप प्रथम n मतलब प्रथम 10 सम संख्याओं का विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो आप 10 का स्क्वायर करके आराम से 100 बता सकते हैं। हमने अभी 5 सूत्र याद किया। जैसे प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n कोष्ठ में n+1/2, प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n कोष्ठ में n+1 कोष्ठ में 2n+1/6। उसके बाद प्रथम इन प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल n कोष्ठ में n+1/2 के होल स्क्वायर, मतलब पूरे का वर्ग 2। उसके बाद हमने प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या किया, n कोष्ठ में n+1, उसका प्रथम n विषम संख्याओं का योग n²। अभी तक ने हमने पूरे क्लास में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक, गैर ऋणात्मक, गैर धनात्मक, फिर भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, फिर संपूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद सम और विषम संख्या को मिलाकर गणितीय संक्रिया को हमने देखा। उसके बाद हमने कुछ फार्मूला पर बात किया जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर पूरा वीडियो में अगर आपको ऐसा कुछ लगा होगा कि इसमें समझने योग्य बात है, तो आप हमारे चैनल को आराम से लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इससे हम लोग का थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। थैंक यू।